हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 133 की बुक जिसका नाम है तुलनात्मक शासन और राजनीति, उसके 6 यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, हमारे यूनिट का नाम है संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। इससे पहले मैं 5 यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए। इस वीडियो में हम संघीय व्यवस्था क्या होती है इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में संघीय व्यवस्था के बारे में ही बात करेंगे। संघीय व्यवस्था क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो इस सब पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन है हमारा संघीय व्यवस्था की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एकात्मक व्यवस्था पर होगा। संघीय व्यवस्था को कहते हैं इंग्लिश में फेडरल सिस्टम। तो राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को 2 भागों में बांटा जा सकता है या फिर बांटा जाता है, जो कि निम्न है। पहला है एकल व्यवस्था है, दूसरा है संघीय व्यवस्था। जो राष्ट्रीय सरकार होती है या फिर क्षेत्रीय सरकार होती है, उसको उनके संबंधों के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है एकल व्यवस्था, दूसरा है संघीय व्यवस्था। जो सरकारें होती हैं उनको, तो सरकारें जो होती हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं। पहला तो है संघीय व्यवस्था हो सकती है या फिर एकल व्यवस्था हो सकती है। तो अभी हम संघीय व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एकात्मक व्यवस्था या फिर एकल व्यवस्था के बारे में। संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्रित सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। तो संघीय जो सरकार होती है उसके अंदर संविधान जो होता है बहुत ज्यादा मेन होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और जो शक्तियां होती हैं वो संविधान द्वारा ही केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार को बांटी जाती है या फिर विभाजित की जाती है। ये सरकार अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि में है। तो ये संघीय सरकार है जो कि इन सारी कंट्रीज में जो मैंने अभी आपको नाम बताया। संघ शासन 2 रूपों में निर्मित होता है। पहला तो है एकीकरण और दूसरा है विभेदीकरण। तो एकीकरण और विभेदीकरण क्या क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन। सैनिक कमजोरी वाले या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य मिलकर एक बड़े व मजबूत संघ का निर्माण करते हैं, जैसे कि अमेरिका। तो काफी सारे जो राज्य होते हैं, फिर हम इससे कंट्रीज बोल सकते हैं, वो सब मिलकर एक बड़े संघ का निर्माण करते हैं, जैसे कि अमेरिका। अमेरिका जो है एक संघ है और उसके जो यूएसए, अमेरिका को यूएसए बोला जाता है। यूएसए जो है वो एक संघ है और उसके अंदर काफी सारी कंट्रीज आ जाती हैं उस एरिया की। तो वो कंट्रीज कौन सी कंट्रीज है, वो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई कंट्रीज है या फिर सैनिक रूप से कमजोर कंट्रीज है। तो ऐसी कंट्रीज जो है वो मिलकर एक संघ बनाती हैं और उसी को ही हम वो संघीय व्यवस्था में आता है एकीकरण में। दूसरा है विभेदीकरण। एक बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है जहां राज्यों को स्वायत्तता होती है, जैसे कनाडा। तो एक बड़ा जो संघ होता है वो एक बड़ा जो एकीकृत राज्य होता है वो संघ में परिवर्तित हो जाता है। बड़ा, बहुत बड़ा स्टेट है वो संघ में परिवर्तित हो जाता है, वो संघ बन जाता है। और वहाँ के जो राज्य होते हैं, जितने भी राज्य होते हैं, स्टेट्स होते हैं, उनको जो है स्वायत्ता होती है, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। जबकि अमेरिका में जो है जितने भी कंट्रीज हैं जो अमेरिका के संघ में शामिल हैं वो अपने निर्णय खुद नहीं ले सकती। लेकिन जो कनाडा है उसमें जितनी भी कंट्रीज हैं, जो जितने भी स्टेट्स हैं, वो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, उनके पास स्वायत्ता होती है। अमेरिका दुनिया में पहला व प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज भारत में संघीय व्यवस्था किस तरह की होती है उसके बारे में हम देखते हैं। अमेरिका के बारे में और इन सब कंट्रीज के बारे में हमने देख लिया। अब भारत में किस तरह की संघीय व्यवस्था होती है। भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को निम्न 2 कारणों से अपनाया। पहला तो देश का बड़ा आकार। जो भारत है उसके देश का बड़ा आकार है और उसमें काफी सारे स्टेट्स हैं। तो अगर एकात्मक व्यवस्था अपनाई जाती तो अच्छे से रूल नहीं हो सकता था, अच्छे से शासन नहीं हो सकता था और भारत जो था उसका विकास नहीं हो सकता था। तो इसलिए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने देश के बड़े आकार की वजह से संघीय व्यवस्था को अपनाया। दूसरा था सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। तो भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता थी, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग मजहबों के, धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। भाषाएं हो गई, उनका कल्चर, सब कुछ अलग अलग उसके लोग रहते हैं यहाँ पर, डाइवर्सिटी के। तो इसलिए भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इन 2 कारणों की वजह से भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया।
उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्ता एवं राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी। भारत में किसी भी राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए संघीय व्यवस्था को अपनाया था ताकि सारे राज्य जो है वो एकजुट होकर रहें, एकता रहे, सारे राज्यों में राष्ट्रीय एकता बनी रहे, स्वायत्ता बनी रहे, क्षेत्रीय स्वायत्ता बनी रहे, और जो केंद्र सरकार है उसके पास ज्यादा शक्तियां होती हैं भारत में। तो अब संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं, पहली विशेषता है इसमें संविधान की सर्वोच्चता। तो संघीय व्यवस्था जो इसकी पहली विशेषता संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। संविधान देश की सभी प्रशासकीय संस्थाओं एवं पदाधिकारियों की शक्ति का स्रोत होता है। संविधान से ही सारी जो संस्थाएं होती हैं, सारे जो अधिकारी होते हैं, राजनीतिक अधिकारी, उनकी शक्ति, उनको किस किस तरह की शक्तियां दी जाएंगी, उन सभी शक्तियों का बंटवारा जो है संविधान करता है। उसमें संविधान जो होता है वो सर्वोच्च होता है। केंद्र व राज्य का कोई भी अधिकारी संविधान के प्रतिकूल काम नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि अपना पद ग्रहण करने से पहले संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्य पालन करने की शपथ लेते हैं। तो जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, ये सभी संविधान को सर्वोच्च मानते हैं और संविधान के जो अपने कर्तव्य उनका पालन करते हैं, संविधान को सर्वोच्च मानते हैं। संविधान जो है वो सबसे पहले आता है उन सभी के लिए। इसका सेकंड पॉइंट है, इस व्यवस्था में संविधान लिखित व कठोर होता है। तो संविधान जो है भारत का वो लचीला है, कठोर तो नहीं कह सकते हम, लिखित संविधान है लेकिन लचीला है। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें संविधान कठोर होता है और लिखित होता है। संविधान में 3 तरह के संशोधन बताए गए हैं। 3 तरह के संशोधन हो सकते हैं इसमें। कठोर संविधान में किस तरह के संशोधन होते हैं, जैसे कि संसद के सामने बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से। तो संसद के जो है सामान्य बहुमत, नॉर्मल बहुमत हो गया, विशेष बहुमत, फिर उसके बाद विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संघीय व्यवस्था में संविधान संशोधन करना कठिन होता है ताकि केंद्र व राज्य अपनी मर्जी तथा जरूरत के हिसाब से संघीय ढांचे में बदलाव ना कर सकें। तो इस तरह से संघीय व्यवस्था की पूरी संविधान की सर्वोच्चता बताई गई है। दूसरा है दोहरी शासन प्रणाली। तो 2 तरह की शासन प्रणाली होती है, 2 स्तरों पर होती है। इसमें संघात्मक शासन में 2 स्तरों पर शासन का संचालन होता है। एक स्तर पर केंद्र सरकार होती है, दूसरे स्तर पर शासन राज्य सरकार चलाती है। तो इस तरह से 2 स्तर की सरकार हो जाती है। पहली तो जैसे पीएम हो जाते हैं फर्स्ट लेवल पर, सेकंड लेवल पर आ जाते हैं सीएम। तो इस तरह से 2 तरह की शासन प्रणाली हो जाती है। राज्य सरकारों को प्रांतीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र व राज्य सरकारों का अलग अलग अस्तित्व होता है तथा ये अपने क्षेत्र में कानून बना सकती हैं। केंद्र व राज्य सरकारों को अलग अलग कर लगाने का अधिकार भी होता है। तो केंद्र और राज्य सरकारें जो होती हैं, संविधान के द्वारा उनकी जो शक्तियां होती हैं उनका बंटवारा किया जाता है। राज्य सरकारों को अलग से अलग शक्तियां होती हैं, केंद्र सरकारों की अलग शक्तियां होती हैं, दोनों अपने अलग अलग रूप से काम कर सकते हैं। राज्य सरकारें अपने राज्य में अपनी तरीके से काम कर सकती हैं। थर्ड पॉइंट है, केंद्र व राज्य दोनों अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में ये शक्तियां प्रयोग करते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। फोर्थ पॉइंट है शक्तियों का विभाजन। तो संघात्मक सरकार के अंदर शक्तियों का विभाजन होता है। सारी शक्तियां केंद्र व राज्य के बीच बटी होती हैं। ऐसा नहीं होता, सारी शक्तियां जो होती हैं केंद्र और राज्य के बीच बांट दी जाती हैं। केंद्र व राज्य दोनों को अपने अपने क्षेत्र में विधि निर्माण करने व स्वतंत्र रूप से शासन संचालन करने का अधिकार होता है। मतलब कि वो अपने तरीके से स्वतंत्र होकर नीतियां बना सकते हैं और पॉलिसीज बना सकते हैं और शासन चला सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो ये संघात्मक सरकार की विशेषता होती है। शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। जो संविधान ने शक्तियां केंद्र सरकार को दी हैं, वो उन्हीं शक्तियों पर कानून बना सकता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। ऐसे ही राज्य सरकारों के लिए भी है। जो शक्तियां राज्य सरकारों को संविधान के द्वारा दी जाती है, उन्हीं पर काम कर सकता है, उन्हीं पर ही नीतियां बना सकता है। 5वां है स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय। तो समय समय पर संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, जो केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच संवैधानिक विवादों को हल करके अंतिम निर्णायक के रूप में काम करे।
तो जो संघीय व्यवस्था होती है उसके अंदर निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जो कि संविधान के प्रावधानों की व्याख्या कराती है, और जो है केंद्रीय और प्रांतीय शासन या फिर राज्य सरकारें जो होती हैं उनके बीच जो संवैधानिक विवाद हो जाते हैं, कुछ नीतियों बनाना, कानून बनाने को लेकर कुछ विवाद हो जाते हैं, तो उसको हल करती है और उसको अंतिम रूप से निर्णायक मतलब अंतिम निर्णायक रूप तक पहुंचाती है, निर्णय लेती है, और फिर उसके बाद दोनों को उनके कामों को बताती है और उनकी शक्तियों को बताती है। तो ये न्यायपालिका होती है स्वतंत्र और निष्पक्ष। संघीय व्यवस्था में संविधान की व्याख्या व रक्षा करने के लिए स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय होता है। न्यायपालिका कार्यपालिका व विधायिका से स्वतंत्र होती है, वो उनको जवाबदेह नहीं होती है, वो स्वतंत्र होती है। यदि संसद ने ऐसा कानून बनाया जो कि संविधान के विरुद्ध हो, तो उसे न्यायपालिका रद्द कर सकती है। तो इस तरह से न्यायपालिका जो होती है वो सर्वोच्च होती है, संविधान सर्वोच्च होता है, और इस तरह से हमारी जो संघीय व्यवस्था होती है उसका क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा क्वेश्चन क्या होती है संघीय व्यवस्था। तो इसमें निष्कर्ष दिया गया है, संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विशेष विविधताओं को का पूरा सम्मान करना है। तो संघीय व्यवस्था का क्या उद्देश्य होता है? सबसे पहला तो देश की एकता बनी रहती है। संघीय व्यवस्था, अगर कोई भी कंट्री संघीय व्यवस्था अपनाती है, एक संघ बनाती है, तो उसके जितने भी स्टेट्स होते हैं वो उसके साथ जुड़कर चलते हैं, और इसी वजह से जो है देश की एकता बनी रहती है। दूसरा है देश की जो सुरक्षा होती है उसको बढ़ावा दिया जाता है इसमें। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय विविधताएं होती हैं, जैसे कि भारत में नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक काफी सारी विविधताओं वाली कंट्रीज पाई जाती हैं। यहाँ तक कि भारत में जो है भाषाओं के आधार पर स्टेट्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से जो है जो संघ होता है वो विविधताओं का ध्यान रखता है, पूरा सम्मान करता है। तो गाइज ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।